हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोनाउन की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने दोस्तों प्रोनाउन पार्ट 1 में प्रोनाउन की डेफिनेशन को और प्रोनाउन की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले मैं मित्रों से अनुरोध करना चाहूँगा, जिन मित्रों ने हमारा प्रोनाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्रोनाउन का पार्ट 1 देख के आए और वहाँ से जरूरी बातों को सीख के आए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है जो कि वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर आपके आने वाले सीएचएसएल एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने प्रोनाउन पार्ट 1 को बहुत ही खूबसूरती से देखा होगा और उस क्लास को समझा होगा, क्योंकि हम उस क्लास को रिवाइज करने के लिए पहले कुछ प्रश्नों को करेंगे, उसी के बाद हम लोग बात को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाते हुए आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको जो है पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 1 बाय 1 अब इन प्रश्नों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पुरानी क्लास में हम लोगों ने सबसे बेसिक चीज़ क्या सीखा था? सबसे बेसिक चीज़ ये सीखा था मित्रों कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद मित्रों हमेशा अगर प्रोनाउन लिखा जाएगा तो प्रोनाउन लिखा जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक हुई बात? और उसके बाद यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है मित्रों, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फिल करते हैं। तो अगर इस लॉजिक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाहता है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज आर कोरोना नाउडेज। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर देखा कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग मेनी स्टूडेंट्स एक नाउन है, तो नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर मेनी स्टूडेंट्स वाली बात होना सही हुई। तो ये वाली बात तो अपनी जगह सही है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होना हुआ। अब आगे हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे वर्ब क्या लिखना चाहेंगे, बताइए। आप यहाँ पर इज लिखना चाहोगे या फिर आर लिखना चाहोगे? तो इस समस्या को हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि इसको जो वर्ब हम लोग चॉइस करते हैं वो चॉइस करते हैं प्रेपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रॉब्लम एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से दोस्तों ये सिंगुलर कहा जाता है। सिंगुलर होने की वजह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो वर्ब चॉइस करने की कोशिश की वो हम लोगों ने चॉइस किया यहाँ पे इज। चलिए दोस्तों, दूसरी बात को देखते हैं। हम लोगों ने देखा फिर से यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आया ऑफ। ऑफ के अकॉर्डिंग ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जो कि बिल्कुल सही हुआ क्योंकि ये नाउन है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कौन सी वर्ब को चॉइस किया? आर। ठीक हुई बात? चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर देखना हुआ कि राखी along with they are is doing hard work for it। ठीक हुई बात? तो आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर along with एक प्रेपोजिशन है। जिन मित्रों ने प्रोनाउन की पहली क्लास नहीं देखी है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जाके पहले वो प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट को देखें, जैसे कि उनको ये सब बातें और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि along with एक क्या है हमारा प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन होने की वजह से दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहली गलती क्या कर दी? देम लिखना था हमको, और हम लोगों ने लिख क्या दिया था दोस्तों? दे। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोगों ने दे से ही किया। फिर दोस्तों राखी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या लिखना चाहा? इज लिखना चाहा, क्योंकि राखी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वर्ब इसको चॉइस किया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम लोग प्रश्नों को मिटाते भी रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इन प्रश्नों को डिटेल में अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। अब इसको हम लोग दोस्तों इरेज करने चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर दोस्तों हम लोग देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हमारे सामने, सी
वेल एज देम इज आर, हमने आपको यहाँ पे दो चॉइस दी, इज आर गोइंग टू ज्वाइन द बीजेपी। तो आई होप कि दोस्तों पहले आप लोगों ने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया होगा। अब मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि ऐसे अगर प्रश्न आ जाते हैं तो हम लोग इन सभी को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए, जैसे कि यहाँ दिया है एज वेल एज, यहाँ पर दिया मोर देन, यहाँ पर दिया मोर देन, यहाँ पर दिया एज मेनी एज, फिर से दिया आपको एज वेल एज, ये सभी एक टाइप के प्रश्न मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये प्रश्न कैसे सही होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर जो सबसे बेसिक बात है, इसको एक प्रश्न से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं दोस्तों कि आई एम टॉलर देन कुतुब मीनार, तो क्या दोस्तों ये वाली बात सही हुई? बिल्कुल गलत हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कंपैरिजन। क्या कर रहे हैं मित्रों? कंपैरिजन। और कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन होता है मित्रों लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब अगर कोई वस्तु है तो वस्तु की तुलना आप वस्तु से करेंगे, व्यक्ति की तुलना आप व्यक्ति से करेंगे, और स्थान की तुलना आप स्थान से करेंगे, और किसी बिल्डिंग की तुलना मित्रों आप बिल्डिंग से करेंगे। तो हम लोगों ने पहले वाले सेंटेंस में गलती क्या की कि मैंने अपना कंपैरिजन, अपने हाइट की कंपैरिजन, अपनी हाइट की कंपैरिजन मित्रों हमने कुतुब मीनार की हाइट से कर दी, जो कि बिल्कुल गलत हुआ। क्योंकि मैं एक पर्सन हूँ और कुतुब मीनार एक बिल्डिंग है, और ये तुलना एकदम बेवकूफ़ों वाली हुई। सही हुई भाई? तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सही क्या करना होगा, कुतुब मीनार की जगह किसी हमको पर्सन को ले आना था। पर्सन की जगह मित्रों कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने उससे तुलना करी, तो यहाँ दोस्तों लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। तो कंपैरिजन में इस बात को भी ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, जो भी जिस भी वर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं वो जिस केस में है, अगर वो सब्जेक्टिव केस में है तो अगला वर्ड भी आपका सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मित्रों इस हिसाब से हमारी ये वाली बात भी गलत हुई, तो यहाँ सही क्या हुआ मित्रों, यहाँ पर हमको सी लिखना चाहिए था, तब जाके ये बात सही होगी। आई एम टॉलर देन सी, ठीक हुई बात। तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से, प्लेस का प्लेस से, ठीक है भाई, स्थान का स्थान से, ठीक है, वस्तु का वस्तु से। चलिए ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई। तो सर ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, आइए उन शब्दों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है एक वर्ड एज वेल एज, ये कंपैरिजन करने की बताने की कोशिश करता है। दूसरा वर्ड है दोस्तों आपका एज मच एज, इसी तरह से आपका वर्ड है दोस्तों एज मेनी एज, ठीक हुई बात। इसी तरह से एक वर्ड है आपका मोर देन, क्या है मित्रों, मोर देन। इसी तरह से एक लास्ट वर्ड है हमारा लेस देन, क्या है दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं इसको लेस देन। अगर किसी सेंटेंस में आपको ये सारे वर्ड दिखते हैं तो इसका मतलब कंपैरिजन हुआ है। तो कंपैरिजन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी, तो सी का कंपैरिजन हम देम से नहीं कर सकते, हमको इसका सब्जेक्टिव, क्योंकि सी यहाँ सब्जेक्टिव केस में लिखा है, तो इसलिए देम का सब्जेक्टिव केस में क्या लिखना होगा दोस्तों, दे लिखना होगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर दे लिखा था उनका ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ। अगर आगे वाली समस्या देखें तो यहाँ दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ से बन गया दोस्तों, ठीक है ना भाई। दूसरा केस कहाँ से, इसकी हेल्पिंग वर्ब से पूछ देता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग क्या चॉइस करने की कोशिश करें, इस पिछली वाली बात जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने चॉइस करने की कोशिश की, तो यहाँ पर हुआ इज। अगले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें मित्रों, तो यहाँ लिखा है आई के हिसाब से यहाँ पर हुआ ही, जो कि बात बिल्कुल सही हुई, ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस था तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना भाई। ये प्रश्न मैं इसके बाद क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो कुछ बच्चे इसको प्रेपोजिशन मान बैठते हैं, जो कि ये प्रेपोजिशन है नहीं, ठीक है। ये केवल कंपैरिजन का काम कर रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और इस आई के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा
वर्ब चॉइस करना हुआ है। ना ही हम इसकी बात करेंगे और ना ही हम आर की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हमारे दोस्तों हमने देखा दे मोर देन मी, तो मी वाली बात गलत हुई क्योंकि हम मोर देन कंपैरिजन कर रहा है, तो कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है दोस्तों। ठीक है ना भाई, कैसे होता है? लाइकवाइज कंपैरिजन। तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ मी के स्थान पर आई लिखने की कोशिश की और दे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या चॉइस की दोस्तों? आर। ठीक हुई बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहना चाहता है आई एज मेनी एज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वाली बात सही हुई दोस्तों। क्यों सही हुई? क्योंकि ये एक नाउन है, तो नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस तो होता नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ वर्ब को चॉइस करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, ये होगा। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है आई एज वेल एज हर। तो हर वाली बात यहाँ दोस्तों गलत होती है क्योंकि कंपैरिजन होगा लाइज एज वेल एज नहीं लिखा दोस्तों हम लोगों ने, तो इसको सुधार लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखना चाहिए एज, उसके बाद यहाँ पर लिखना क्वेश्चन था हर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इसको एज लिख लीजिएगा। चलिए, तो इस हिसाब से दोस्तों मैं आपको यहाँ सिखाना चाह रहा था कि हर ना होकर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, और वर्ब जो आएगी वो आएगी किसके अकॉर्डिंग दोस्तों? आई के अकॉर्डिंग, जो कि हुआ है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को इसी तरह से सॉल्व किया रहा होगा। जिन मित्रों की थोड़ी बहुत गलती है उसको वो सुधार लें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से हम अलग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 को देखने की कोशिश करें, क्या लिखा? ही वांटेड मी बुक्स। एक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में, पढ़ा था हम लोगों ने पॉजिटिव, पढ़ा था पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के मित्रों दो पार्ट थे, एक था पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक था मित्रों पॉजिटिव प्रोनाउन। बोलिए बात सही है? पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में मित्रों हमने आप लोगों को दिखाया था, अगर हम लोग लिस्ट बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आया था माई, फर्स्ट पर्सन में और कौन आया था दोस्तों? आर। इसी तरह से आया था हमारा योर। इसी तरह से हमने देखा था हिम को, सॉरी हिज को। इसी तरह से हमने देखा था हर को। इसी तरह से हमने देखा दियर, और इसी तरह से हम लोगों ने देखा था दोस्तों इट्स को। ठीक है बात? तो यहाँ पर दोस्तों एक बात आप लोगों ने हमेशा पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा कि माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय विलेज, माय कंट्री, आवर फ्रेंड, योर फ्रेंड, इन सभी एडजेक्टिव के साथ, इन सभी देखा इट्स, इसके बाद इन सभी शब्दों के बाद हमको अनिवार्य रूप से लिखना होगा दोस्तों नाउन। ठीक है ना? एक बार फिर से बात को रिपीट करते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना है माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय विलेज, माय कंट्री, योर सिस्टर, योर ब्रदर, हर फ्रेंड, हर बुक, हर कॉपी। इनके बाद मित्रों हमेशा नाउन आता है। ठीक है ना दोस्तों? अब इसका जो दूसरा पार्ट अभी हम लोगों ने यहाँ थोड़ा इरेज हो गया, हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों। पॉजिटिव प्रोनाउन में दोस्तों अगर इसकी लिस्ट मिलकर हम लोग बनाने की तैयार करें, क्योंकि इसका लिस्ट क्या क्या हुआ दोस्तों? लिस्ट हुआ हमारा माइंड, इसकी लिस्ट हुई दोस्तों आवर्स, इसकी लिस्ट हुई और योर्स। ठीक हुई बात? ठीक है भाई, योर्स। और इसके बाद अगर हम लोग हिज बनाने की कोशिश करें तो कुछ दो होते हिज कर देते हैं, तो हिज नहीं होता। हम लोगों ने नाउन में कभी पढ़ा होगा इसको कि डबल एस का साउंड, एक बार स फिर स आप नहीं बोल सकते हैं, इसलिए केवल हिज ही ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हम लोग यस नहीं लगाते हैं। ठीक है ना भाई? इनका दोनों सेम होता है, चाहे आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी इसका हिज होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन में भी इसका हिज होता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि ये हिज हुआ, और हर में तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ हाथ लिखा जा सकता है मित्रों। ठीक है ना? इसी तरह से हम लोग लिखते हैं दियर्स। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता
किसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है नाउन बुक्स। देखिए भाई, ही वांटेड मी बुक्स, तो बुक्स एक क्या है दोस्तों, नाउन है। तो नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं दोस्तों, पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए था हमारा। ठीक है, तो ये वाली बात सही नहीं मानी। अगर हम दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखा द बुक इज योर। ठीक है भाई, अब दोस्तों एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग लेते हैं जैसे कि ये प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगर हमने लिखा कि दिस इज योर, दिस इज योर, तो योर के हिसाब से दोस्तों ये तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसके साथ आता है दोस्तों, नाउन के साथ आता है। एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन अनिवार्य रूप से चाहिए मित्रों। तो यहाँ पर एडजेक्टिव अकेले नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दिस इज योर फादर, मदर या फिर बुक, कुछ भी नाउन हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर देखना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर योर नहीं लिख रहे हैं तो आपको सेंटेंस लिखना होगा दिस इज योर्स। तो अगर अकेले आएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ मतलब ध्यान रखना है कि नाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ दोस्तों नाउन को नहीं लिखा जाता है। तो नाउन को नहीं लिखा जाता है, इस हिसाब से यहाँ पे द बुक यहाँ पर आ गया है, इसलिए यहाँ पर योर न लिख के मित्रों हमको योर्स लिखना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है बात। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 को, तो यहाँ लिखा हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू पार्टीज। अब यहाँ दोस्तों दिक्कत क्या हुई, हिम वाली दिक्कत हो गई। अगर आप लोगों ने दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो नाउन में तो आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी सेंटेंस हमको लिखा हुआ मिलता है ऐसे, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो स्मोकिंग यहाँ दोस्तों क्या होता है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और आपने हम लोग हमारे साथ उस दिन मिलकर सीखा था कि सब्जेक्ट केवल दो ही लोग बन सकते हैं, नाउन बन सकते हैं मित्रों या तो फिर प्रोनाउन बन सकता है। तो दोस्तों ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पे आया नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा, क्योंकि पूरे पार्ट सब्जेक्ट में दोस्तों केवल दो ही लोग सब्जेक्ट बन सकते हैं। वो कौन बन सकता है, नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक हुई बात, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, क्योंकि डिड के बाद कहीं आईएनजी तो आएगी नहीं। अगर हम नॉर्मल सा बात करें डिड के बाद तो आईएनजी आना नहीं है, तो हिसाब से नाउन हुआ। और नाउन के बाद आप लोगों ने दोस्तों क्या लिखने की कोशिश की, नाउन के पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये वाली बात गलत हुई। तो हमको क्या सही लिखना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हिज। आई होप कि दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उस पर जो है क्या कहते हैं अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। दोस्तों अब चलिए हम लोग प्रोनाउन के अगले पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। बात को यहीं से जोड़ते हुए हम लोग कुछ और स्टैंडर्ड चीज़ों को जोड़ेंगे यहाँ पर और ये देखेंगे किस तरह से प्रोनाउन हमको परेशान करता है। दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम इरेज करने चल रहे हैं। दोस्तों चलिए अब प्रोनाउन के एक नए पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको मिलाऊंगा थर्ड पर्सन में एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं इट। इट के यूज को हम लोग देखना चाहेंगे कि इट हमको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरह से ये परेशान करता है। तो इट के अगर हम लोग सबसे पहले यूज को देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला यूज हमें सिखाता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट और इट हमें किस तरह से परेशान करता है। तो सबसे पहला जो यूज होता है इट का दोस्तों, वो बताने की कोशिश करता है टू मेंशन। ये बताता है हमें क्या भाई कि डिफरेंट हम लोग टाइम को कैसे डिनोट करें। ठीक है ना भाई, टाइम में कौन कौन हो सकता है दोस्तों, टाइम में आपका डेट भी हो सकता है, टाइम में आपका डे भी हो सकता है। बात समझ आ रही मित्रों, टाइम में आपका ईयर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और टाइम में आपका किसी वीक का नाम भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, टाइम ये सारे टाइम तो हैं जो हमको टाइम बताने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या
एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग इससे परिचित हैं, ठीक है ना। इससे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप ईयर को डिनोट करने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज 2021। अगर हम लोग वीक को लिखने की कोशिश करें, मतलब वीक्स, हम यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे इट वॉज सेकेंड वीक, वॉज सेकेंड वीक, इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दूसरा जो हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं किसी भी एनिमल के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ दोस्तों, कोई भी वस्तु हो हमारी, या फिर व्हेन जेंडर इज नॉट मेंशन, जब जेंडर के बारे में दोस्तों ना बताया गया हो, जब हमारा जेंडर क्लियर ना हो। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि द पीकॉक is known for, अब यहाँ दोस्तों हम लोग लिखेंगे इट्स, क्या लिखेंगे भाई, इट्स व्हाट, इट्स ग्लैमर। तो हम लोगों ने देखा कि ये एनिमल है, तो एनिमल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज किया दोस्तों, इट्स यूज किया, ठीक है ना। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं क्या भाई, कि इट इज अ hen, इट इज अ hen, इट इज अ काउ, इट इज अ बफेलो, राइट। तो एनिमल के लिए हम लोग कौन सा सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं दोस्तों, इट का यूज कर लेते हैं। अगर इसी में हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं, अगर हम मार्कर की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि इट इज अ मार्कर, राइट। इसी तरह से हम बोल सकते हैं दोस्तों इट इज अ पेन, ठीक है बात। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, अब हमको किसी ऐसे कंडीशन एग्जांपल लेना है जब जेंडर क्लियर ना हो। जैसे मैंने कहा, एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, तो हमने कहा द चाइल्ड इज वीपिंग, द चाइल्ड इज वीपिंग इट is crying for milk, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा द चाइल्ड इज वीपिंग, और इसके लिए क्योंकि चाइल्ड वर्ड एक कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से हमको ये क्लियर नहीं हुआ कि वो बेबी बॉय था या बेबी गर्ल, तो इसलिए हम लोगों ने इस नाउन के बाद क्या प्रोनाउन लिखने की कोशिश की दोस्तों, इट। तो आई होप कि आपको यूज ऑफ इट में दो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ से कुछ खास प्रश्न हमारा वन एग्जाम में नहीं बनता है। अब हम लोग इट के जिस पहलू को डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रश्न बन जाता है, ठीक है भाई। तो वहाँ पर आप लोग और अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको जो है आप नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं इट के नए टॉपिक के साथ, इट के नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा, अब इसका जो तीसरा यूज है दोस्तों, इसका जो तीसरा यूज है वो है कि इट का यूज हम लोग करते हैं डमी सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह दोस्तों, डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप डमी का मतलब जान लीजिए। हम लोग अक्सर देखिए गवर्नमेंट्स की दुकान पे जाते हैं, कपड़ों की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक मूर्ति खड़ी होती है, ठीक है ना भाई। और मतलब अक्सर दुकानों के बाहर देखिए मूर्ति खड़ी होती है। उस मूर्ति को कभी हम लोग क्या कहते हैं, कोई ड्रेस पहना के खड़ा करे रहते हैं, ठीक है ना भाई। कभी उसके बाल नहीं होते हैं, तो उसको जो मूर्ति वहाँ पर जो स्टैचू खड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डमी। ये डमी वर्ड बना है दोस्तों डेमो से। डेमो को मतलब आप लोग समझते ही हैं, किसी भी चीज़ का पहले प्रारूप दिखाना। तो वो जो दुकानों के सामने दोस्तों एक डमी खड़ा होता है, वहाँ पर उसको शर्ट पहना के, टी शर्ट पहना के, पैंट पहना के खड़े कर देते हैं कि जैसे कि एक डेमो दिखा दे।
कि अगर आप वेयर लेने चल रहे हो तो आपका लुक किस तरह से हो सकता है। तो डमी का मतलब दोस्तों कि इट क्या होता है, इट का अगर हम लोग हिंदी में ढूंढने निकलेंगे दोस्तों, इसका कुछ हिंदी में नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, हमको इंट्रोड्यूस कराता है वास्तविकता से। जैसे मैंने कहा इट इज संडे, तो इट इज संडे का मतलब क्या, संडे मेरा मेन सब्जेक्ट था, वहां पर मेन सब्जेक्ट कौन था, संडे, लेकिन हमने संडे ना लिख के क्या लिखा, उसकी जगह लिखा इट, क्योंकि इट हमको इंट्रोड्यूस कराएगा, उससे परिचित कराएगा। तो ये इसी तरह से हम लोग कुछ सेंटेंसों को लिखेंगे दोस्तों, आप लोग देखिएगा कि उसमें क्या गलतियां हुई या उसको किस तरह से सही हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने आपके सामने कुछ प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को देखिए और वीडियो को पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। फिर चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं इट की इस तरह क्वेश्चन, यहाँ से एसएससी काफी बार हमसे को फंसाने की कोशिश करता है, काफी बार यहाँ से हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। दोस्तों आइए देखते हैं, यहाँ पर देखा दोस्तों आप लोगों ने कि इट लिखा है, इट के बाद यहाँ पे लिखा इज मी हु कॉल्ड यू। दोस्तों यहाँ पर वास्तविक सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, वास्तविक सब्जेक्ट हमारा इट हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों मी ना लिख के हमको क्या लिखना हुआ, आई लिखना हुआ। तो कुछ दोस्त ये समझते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो नहीं, ऐसी कंडीशन में जब हमारा इट यूज हो रहा हो एक डमी सब्जेक्ट की तरह, तो वो हमें रियल सब्जेक्ट से, इसे दोस्तों रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, इसलिए हम लोग रियल सब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो यहाँ पर मी की जगह क्या लिखना होगा दोस्तों, आई लिखना होगा। अगर बात को आगे हम बढ़ाएं तो हम लोगों ने देखा इट वॉज, तो यहाँ पर हर वाली गलती हो गई, यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, सी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अगर आगे देखें हम लोगों ने देखा इट वॉज के बाद यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों, दे लिखना होगा, ठीक है। बात आगे चलें तो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न पूछा गया है ये एग्जाम में, इट इज हिम एंड मी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, अब क्या करना है कि यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्टिव केस में बनाना होगा। तो यहाँ हिम की जगह दोस्तों आप लोगों ने ही लिखने की कोशिश की और मी की जगह दोस्तों आप लोगों ने आई लिखने की कोशिश की। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरह से वन डे एग्जाम को फंसाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, चलिए दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रोनाउन की 1 बाय 1 कई केसों को देखे, अब हम लोग प्रोनाउन की दूसरी केस को देखेंगे दोस्तों। प्रोनाउन का दूसरा जो हमारा टाइप है वो है, आइए मित्रों से मिलते हैं, ये है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दोस्तों कौन कौन सा प्रोनाउन आता है, तो आइए आप उनको मिलाते हैं इनसे। इसमें आता है दोस्तों दिस, these, that और those, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे यूज होते हैं दोस्तों, दिस, these, that, those। यहाँ पर ये जो दोस्तों ये जो प्रोनाउन है हमारा दिस और these, ये किसी भी सेंटेंस में शो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को के नियरनेस को, नियरनेस का मतलब दोस्तों नजदीकी से, नजदीकी को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक हुई बात। जैसे हम लोगों ने कहा, एक सेंटेंस देते हैं, हमने कहा यह एक पेन है, यह एक क्या है दोस्तों, पेन है। तो अगर आपको इस सेंटेंस को ये रिप्रेजेंट करना है कि ये जो पेन है ये हमारे एकदम नजदीक है, जैसे कि इस मार्कर की बात करें तो हमने कहा यह एक मार्कर है, इसका मतलब मार्कर हमारे बहुत नजदीक है, नजदीकी बताने की कोशिश करता है। कई बार टीचर हमें भ्रमित करते हैं छोटी क्लासों में कि दिस, दैट, दीज, दोस का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। आज इस भ्रम को हम लोग खत्म करेंगे कि दिस और दीज का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ हमारे पास है तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में उस चीज़ को कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए प्रोनाउन बनाया गया दिस और दीज। अगर सिंगुलर आप बता रहे हैं तो दिस का यूज करेंगे, प्लुरल बता रहे हैं तो दीज का यूज करेंगे। जैसे इस मार्कर को बताना होगा तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, और
अगर मान लीजिए हमको इसको सामान्य बात करनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट भी है, एक वस्तु भी है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को बताने के लिए आप लोग इट का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मली आप किसी के सामने खड़े हो और आप ये बताना चाहते हैं कि ये जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं ये मुझसे काफी नजदीक है या ये तो यहीं पर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या बोलेंगे उस समय, हम लोग बोलेंगे दिस इज अ पेन। तो इस सेंटेंस से क्या सीखने को मिला दोस्तों कि ये जो दिस आया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वस्तु हमारे बहुत ही नजदीक है। लेकिन अगर दोस्तों इसका सेंटेंस आप लोग क्या लिखते हैं कि इट इज अ पेन। इट इज अ पेन से मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जो पेन है बहुत नजदीक है मेरे, आप यहाँ पे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप केवल क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसलिए आप इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं दोस्तों, इट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हुआ अपने आप, चाहे आप दिस इज अ पेन बोले चाहे इट इज अ पेन बोले। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सेंटेंस और लेता हूँ कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का, तो जो हम लोग सोचते हैं कि दिस का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होता मित्रों, ठीक है ना, क्योंकि अगर नॉन लिविंग थिंग के लिए होता तो यहाँ पर लड़का तो जानते हैं आप लोग सजीव होता है, तो यहाँ पर दिस का यूज होना ही नहीं चाहिए। इस हिसाब से यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्या लिखना हुआ, दिस इज अ बॉय। तो यहाँ पर दिस से मतलब क्या, ये बताना चाहता है कि लड़का जो है बहुत ही पास है मेरे डिस्टेंस से बहुत ही पास है, ठीक हुई बात। अब चलिए दोस्तों इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें दैट और दोस्त को, तो दैट और दोस्तों बताने की कोशिश करता है फॉर को। फॉर का मतलब क्या हो दोस्तों कि कोई भी चीज जितनी दूरी पर होती है, दूरी बताने के लिए हम लोग दैट और दोस्त का यूज करते हैं। ऐसे मैंने कहा कि वह एक पेन है, तो वह एक पेन मित्रों मतलब वह मतलब आपसे कोई चीज काफी आंख के सामने है और काफी डिस्टेंस पे है। यहाँ पर क्या चीज थी, आपके सामने थी लेकिन काफी पास में थी। लेकिन यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मार्कर है या जो पेन है ये आपके सामने है लेकिन काफी आपसे डिस्टेंस पे है दोस्तों। तो काफी डिस्टेंस बताना होता है तो हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि दैट इज अ पेन, ठीक है बात। चलिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे सब छात्र हैं। तो हम लोग डिस्टेंस बता रहे हैं, इसका मतलब वो छात्र हमारे आंख के सामने और काफी दूर पर है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि दोज आर स्टूडेंट्स। क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, दोज आर स्टूडेंट्स मतलब आंख के सामने है काफी दूर पर है। इसका ये भी लिखा जा सकता है कि दे आर स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, ये केवल आप लोगों ने राम मोहन सोहन के लिए एक प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों अपने जगह दोनों ही ट्रांसलेशन सही हुआ, ठीक है ना भाई। अगर हम लोग दीज का एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो ये लिख सकते हैं कि ये सब छात्र हैं। तो ये सब छात्र हैं तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों कि दीज आर स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या, जितने भी छात्र हैं वो आपके काफी नजदीक हैं और आपके सामने हैं, ठीक है बात दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहली बात सीखी कि दिस और दिस का यूज हमेशा नियरनेस मतलब नजदीकी बताने के लिए, दैट और दोस्त का प्रयोग हमेशा दूरी बताने के लिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक चीज हम लोगों ने देखा कि दिस और दैट के साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपने यहाँ नोटिस किया इज, ठीक है ना। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग दोस्तों देखने की कोशिश करें तो दोज और दीज के साथ हमेशा आती है दोस्तों क्या, प्लरल हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है दोस्तों, प्लरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बात। चलिए अब देखिए दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि एसएससी यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछता है, ठीक है ना भाई। ये तो छोटी क्लास की बात हुई, ठीक है ना। फिलहाल हमको बेसिक से हम हाई लेवल पे चल रहा है तो मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अब ये देखते हैं कि एसएससी यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछता है। एसएससी आपको थोड़ी पूछेगा कि यह पेन है, यह बिल्ली है, यह कुत्ता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर एसएससी कैसे प्रश्न पूछता है, तो दोस्तों पहले वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएससी में किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछने की कोशिश करता है, ठीक है भाई।
दोस्तों देखिए एसएससी किस तरह से हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करता है। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा दिस और दैट का दिस और दिस का यूज हम लोग करते हैं नियरनेस के लिए, अर्थात नज़दीकी बताने के लिए। ठीक हुई बात, नज़दीकी बताने के लिए, ठीक है। और दैट और दोस्त का प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों फॉर, अर्थात दूरी बताने के लिए। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम पहला सेंटेंस देखना चाहें तो पहला सेंटेंस हमारा हुआ रेखा बॉट अ कार एंड अ स्कूटर, आई टेक दिस। तो दिस हमेशा दोस्तों क्या बताएगा, नजदीक वाली चीज को बताएगा, है ना। एंड यू टेक दैट, इसका मतलब दिस के नजदीक कौन सा वर्ड है यहाँ बताइए, दिस के नजदीक है हमारा अ स्कूटर। इसका मतलब ये दिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है अ स्कूटर को। अगर हम लोग दैट को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो दैट हमको बताने की कोशिश कर रहा है किसके बारे में दोस्तों, दैट हमें बताने की कोशिश कर रहा है आ कार के बारे में। ठीक है ना भाई, मतलब कौन चीज किससे कितनी दूर पर है। ठीक हुई बात, आगे चलते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि किस पार्ट में एरर हुई। तो हम लोगों ने देखा कि इसको मान लेते हैं पार्ट ए, इसको बोल दिया पार्ट बी, पार्ट सी, और ये हुआ पार्ट डी अर्थात नो एरर। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और ये देखने की कोशिश करिए कि इसकी कौन से पार्ट में दिक्कत है। ठीक है भाई, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने इसके वीडियो पॉज करके इसको देखा होगा। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए उसमें लिखा पोवर्टी एंड पॉपुलेशन आर मेजर प्रॉब्लम, यू हैव टू फिनिश दिस टू कंट्रोल। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा कि दिस बताने की कोशिश करता है नियर वाले सब्जेक्ट को, अर्थात अगर हम लोग यहाँ पे नाउन 1 और नाउन 2 की बताने की कोशिश करें और यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है दिस और फिर लिखा हुआ है दैट, तो दिस किसके पास जाएगा भाई, पहले वाले नाउन के पास, और दैट किसके पास जाएगा भाई, तो दिस जाएगा दूसरे वाले नाउन के साथ और दैट जाएगा आपका पहले वाले नाउन के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या फिनिश करना है बताइए। तो फिनिश के हिसाब से यहाँ पर क्या दिक्कत हुई दोस्तों, पॉपुलेशन आया क्योंकि पहला नाउन हमारा हुआ, नाउन 1 ये हुआ, ठीक है ना भाई। और नाउन 2 हमारा क्या हुआ दोस्तों, नाउन 2 हमारा, नाउन 1 हमारा ये हुआ और नाउन 2 हमारा ये हुआ। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि दिस नाउन 2 के साथ आता है। तो बताइए दोस्तों पोवर्टी एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, तो हम लोग क्या फिनिश कर देंगे, इसके हिसाब से तो हम लोग पॉपुलेशन ही फिनिश कर देंगे। बताइए हम लोग को पॉपुलेशन फिनिश करना है या फिर गरीबी हटाना है। हम लोग को दोस्तों गरीबी हटाना है, पॉपुलेशन थोड़ी हटा देंगे कि पूरे विश्व से हम लोगों ने पॉपुलेशन ही हटा दिया, पॉपुलेशन ही हटा देंगे तो बचेगा ही क्या मित्रों। ठीक है ना भाई, तो इस हिसाब से यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर दिक्कत ये हुई दोस्तों कि यहाँ पर लिखना चाहिए था हमें क्या बताइए, तो यहाँ पर किस पार्ट में हमको सुधार करना है दोस्तों बताइए। तो किस पार्ट में दिक्कत हुई दोस्तों, तो पार्ट में दिक्कत ये हुई कि हम लोग पॉपुलेशन की जगह पर लिखना चाहिए था पुअर्टी और पुअर्टी की जगह पर लिखना चाहिए था पॉपुलेशन। क्योंकि जब भी दोस्तों हम लोग गलती छाड़ते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे पार्ट सी में गलती है, हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से गलती को छाड़ते हुए आते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर पार्ट ए में क्या हुई गलती, हम लोग को सेंटेंस लिखना चाहिए था कि पॉपुलेशन एंड पुअर्टी। क्या लिखना चाहिए दोस्तों, पॉपुलेशन एंड पुअर्टी। तो आपने देखा कि किस तरह से घुमा के प्रश्न यहाँ पर पूछ देता है। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से प्रश्न को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए और अपने डाउट को कमेंट सेक्शन और या फिर जो है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसके माध्यम से जो है अपने डाउट को पूछने की कोशिश करिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में प्रोनाउन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय भी किया होगा और क्लास को अच्छे से सीख भी रहे होंगे। दोस्तों धन्यवाद, सब